बट राकेश जी, यहाँ पे सवाल इस बात को लेकर ये कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छवि एक ऐसी छवि थी कि वहां पे हिंसा का कोई स्थान नहीं होता था, वहां हिंसा नहीं होती थी। अगर झगड़े भी होते थे तो आपस में बैठकर सुलझ जाते थे, या जनरल बॉडी मीटिंग होती तो वहां सब चीजें तय हो जाती थी, या शाम को पोस्टरबाजी हो जाती थी, चीजें तय हो जाती थी। ये जो पिछले कई सालों से लगातार वहां हिंसा की खबरें आ रही हैं, और ऐसी हिंसा की खबरें आ रही है कि बाकायदा वो अखबारों की सुर्खियां बन रही है, लोगों के सर फूट रहे हैं, पुलिस अंदर जा रही है, नकाबपोश आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा, अचानक क्या हो गया? आशुतोष जी, जब हम जेएनयू की चर्चा करते हैं तो दो बातें आपके मानस पटल पे तुरंत आ जाती हैं। एक तो वो जगह वामपंथियों का गढ़ माना जाता रहा है, और वहाँ वामपंथी के अलावा अति वामपंथी और उसके भी अति वामपंथी छात्र संगठन हैं, अभी हैं। आज की तारीख में करीबन 20 वहाँ पर छात्र संगठन हैं, छोटे बड़े मिला के, जिसमें करीब 10 के आसपास जो हैं वो वामपंथी हैं, उसमें 8 तो अति वामपंथी हैं। वो एक तरह का उनका म्यूटेशन होता रहता है वामपंथियों का वहां पर, कि एक नए नए वेरिएंट के साथ आते हैं, कभी डेल्टा कभी ओमिक्रॉन, उस तरह का है। तो अलग अलग वेरिएंट्स उनके आते रहते हैं। वो बल मर नहीं रहा है वहां पर, और वो आक्रामक भी हैं। दूसरी एक छवि ये है कि वहां पर आरएसएस बैक जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वो जेएनयू प्रशासन की मदद से और बाकी उनकी सरकार है और पुलिस है, सब कुछ उनके सहयोग से वहां भगवाकरण करने में लगी हुई है। ये दोनों बातों में कुछ कुछ सच्चाई है। ये बात भी सच है कि वहां पर ऐसे अति वामपंथी दल हैं जिनका आचार, उनका विचार जो है कभी कभी राष्ट्र विरोधी दिखता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस कारण उसकी आलोचना होती है। लेकिन वो संख्या बहुत कम है। वहां पर अभी भी जो लेफ्ट है वो एसएफआई, एआईएसएफ और आयसा, पिछले इतिहास में अगर उठाकर आप देखें तो करीब 22 बार सिर्फ एसएफआई वहां प्रेसिडेंट का चुनाव जीती है, 11 बार आयसा जीती है। यानी कि मुख्य धारा में वही विपक्षी दल है। लेकिन कुछ ऐसे नए दल अब आ गए हैं, उनका जो वो उनमें आक्रामकता ज्यादा है। डीएसएफ है, डीएसयू है, ये खालिद उमर डीएसयू का है। अब इसकी क्या आइडियोलॉजी पता नहीं, उनको पूरे संविधान को लगता है दोबारा से बनाना है, उनको हर जगह आजादी चाहिए, उनको हर जगह आत्मनिर्णय का अधिकार चाहिए, कुछ इस तरह की बातें हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में, पहले 1970 के दशक में, 1980 के दशक में ऐसी बातें बोली जा सकती थी और लोग सुन भी लेते थे। अब जो माहौल बदल चुका है, अब एक नए माहौल में आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। अगर थोड़ी बहुत भी बातें करेंगे तो उसका एक अलग रिएक्शन होता है। और इस तरह से पिछले सालों में, पिछले 8 सालों में, 10 सालों में हमने देखा है कि वहां पर राइट विंग, हमारे जमाने में आज तो सब जानते हैं, गलती से भी कोई एबीवीपी का नहीं मिलता था। बहुत कम दल हुआ करते थे, 3-4 दल ही थे छात्र राजनीति में। अब वहां पर एबीवीपी का जाहिर है 1990 के बाद से उनका वहां पर धीरे धीरे उद्भव हुआ है, उनका विकास हुआ है, वहां लोग आने लगे, जेएनयू में भी शाखाएं लगने लग गई, वहां पर सरस्वती पूजा होने लगी, और अब धीरे धीरे सारी पूजाएं होने लगी। वो पूजा इसलिए नहीं कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको एक एसर्ट करना है कि हम भी हैं, हमें नोटिस करो। जो अब जेएनयू की जो मुख्य धारा थी वामपंथ थी, वामपंथ में जैसे विनोद जी ने कहा कि कोई ऐसा कोई रिलीजन था नहीं, बात सच है। हमने कभी ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं मनाया। अगर कुछ दिखता भी था जो हमें याद है, वो होली का फेस्टिवल था जो हम झेलम लॉन में इकट्ठा होते थे। उसके अलावा और कोई भी हमें फेस्टिवल मनाने का कोई अनुभव नहीं है, कोई याददाश्त नहीं है। तो वो एक राष्ट्रीयता की भावना थी वहां पर, वही हमारा धर्म था, और विचारों की लड़ाई होती थी, ये बात सच है। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि जो आक्रामकता पहले वामपंथियों में दिखती थी, उस आक्रामकता से कहीं बढ़ के, कई गुना बढ़ के अब दक्षिण पंथियों में हो गई है। अब उनको प्रश्रय भी मिला हुआ है। अभी आपने चर्चा की है शुरुआत में कि 2020 में 5 जनवरी की घटना थी जिसमें नकाबपोश आए थे, उन्होंने मारा, करीब 39 लोग घायल हुए। अब जानते हैं उसकी स्थिति क्या है? दिल्ली पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया, और आज तक एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, एक आदमी की शिनाख्त नहीं हुई है। अगर ऐसे हालात रहेंगे तो उस तरह के जो तत्व हैं उनको तो बल मिलेगा, उनको प्रश्रय मिलेगा, उनको मौका मिलेगा। और वही कारण है, अगर 2020 की घटना में अभी तक 2 साल हो चुके हैं, अगर कुछ कार्रवाई होती तो आज ये घटना दोबारा नहीं होती है। लोगों में कुछ अपना सेल्फ कंट्रोल होता है। अब वो समझते हैं कि वो करके निकल सकते हैं, दे कैन गेट अवे विद दैट। यही स्थिति है।
बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दरअसल उस घटना के बाद से 70 के आसपास नकाबपोश आए थे, ऐसा कहा जाता है, और उनकी तस्वीरें भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे थी, उनके हाथों में हथियार भी थे। और बाद में आज तक और इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें एक लड़की और दो लड़कों की पहचान हुई थी, और वो दोनों लोग एबीवीपी के बताए जाते थे, ऐसा था। और यह भी कहा गया था, उसमें इस बात का दावा किया गया था कि उस इलाके के जो एबीवीपी के सेक्रेटरी हैं, उनके कहने पर लोग आए थे। उस लड़की और उन दोनों लड़कों की पहचान होने के बावजूद भी आज तक उनसे पूछताछ भी ठीक से नहीं हुई है। गिरफ्तारी की बात तो छोड़ दीजिए। तो यह है मैं दिल्ली यहाँ पर पुलिस। आशुतोष जी एक लाइन में और कहना चाहता हूँ कि इस बार भी अभी एफआईआर दर्ज हुई है, एक तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है, जो वहां के जो जेएनयू इशू के जो ऑफिस बेरर है उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। आपको पता है एफआईआर बहुत मामूली धाराओं में हुई है, जिसमें एक सजा 1 साल 2 साल उसी उतनी है। अब जिसमें सजा ही 1-2 साल की है उसमें गिरफ्तारी क्या हो गई? हमें सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं जो अर्नेस्ट कुमार के केस में, उसमें अगर 7 साल से कम सजा है, अगर वो व्यक्ति जो है सीआरपीसी 41 में नोटिस देने पर वो आ रहा है, आपके पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है, तो अरेस्ट नहीं होगा। तो ये भी धाराएं इतनी मामूली लगाई गई हैं इस बार भी, ये जो 4-5 धाराएं लगाई गई हैं बहुत ही मामूली धाराएं हैं, उस धाराओं में गिरफ्तारी होने की इस बार भी कोई संभावना नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।